तो सबको पता है कि हम जो आने वाले समय में बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के जमाने में भी है। तो पहले जानते हैं क्या भारत में कितने प्रकार के बैंक मिलते हैं और क्या क्या कैटेगरी डिवाइड किया है और कौन कौन इसके अंदर आते हैं। तो जहां तक पहले बैंक की बात कर रहे हैं तो पहले के जमाने में हमारे भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने में मिलता था बैंकिंग के जमाने में। जहां पर जो गांव में कोई साहूकार महाजन होते थे तो मैक्सिमम उनसे बैंक हम लोग पैसे के थ्रू लेते थे, बट वो क्या था, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था। कोई डॉक्यूमेंट नहीं था प्रॉपर, कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं था। तो वहां पर धोखाधड़ी और करप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। फिर आगे जाके धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और व्यापार करने के नाम पे उन्होंने फिर धीरे धीरे जब पैसे की कमी होने लगी तो उन्होंने 70 में भारत में पहला बैंक बनाया, उसको बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का क्या था, पहला बैंक हुआ करता था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इस बैंकिंग सिस्टम को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि बैंक के क्या होते हैं काम, बहुत अलग अलग हमको देखने मिलते हैं। तो अब जानते हैं हम लोग अभी कि कितने प्रकार के बैंकिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बैंक सिस्टम को वैसे 5 भागों में डिवाइड किया है। सेंट्रल बैंक होता है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक मिलेगा। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम क्या मिलेगा आपको, आरबीआई। तो इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने नहीं। फिर कोऑपरेटिव सहकारी बैंक क्या है, स्पेशलाइज बैंक क्या है, और इसमें अपन एक और ले लेते हैं 5th नंबर, वो है डेवलपमेंट बैंक। तो अपन ने वैसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बट समय के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, काम भी बढ़ते जा रहा है, तो हमने आगे जाके पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी ऐसे इसकी स्थापना की है। तो पहले लाइन वाइज आते हैं कि हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। अब जानते हैं क्यों किया और उसके अंदर क्या बेसिक फंक्शन होता है। ये है हमारे भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो यहाँ आप देख सकते हो आरबीआई के बारे में। तो ये है आरबीआई का लोगो, जहां पर आपको क्या मिलेगा, एक टाइगर, और ये जो ट्री है उसका नाम है पाम ट्री बोलते हैं। आरबीआई कब बना, कैसे बना, उसके पीछे भी क्या है, वो एक कहानी है, समझते हैं। तो अंग्रेजों के जमाने में वर्ल्ड वॉर हुआ था, 19 1914 टू 18 तक। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में कोई प्रॉपर बहुत बड़ा बैंक नहीं था, ना ही कोई सेंट्रलाइज बैंक था। तो आगे जाके हमको एक सेंट्रलाइज बैंक की रिक्वायरमेंट हुई। तो अंग्रेजों ने 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, कि जब तक कोई भारत में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बन जाती है बैंकों को संभालने के लिए, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने 1921 से लेके 35 तक भारत में सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी ली। अब आगे जाके धीरे धीरे सरकार, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अलग अलग कमेटी बैठाई, हिल्टन यंग कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन आई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से बिल पास किया और एक कानून लाया, आरबीआई एक्ट 1934। और जब ये कानून पास हो गया तो फाइनली 1 अप्रैल 1935 को हमारा आरबीआई क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। और स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता में। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि भारत का जो पहला सेंट्रल बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो भी कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, कोलकाता, या उस जमाने में कलकत्ता बोलते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो जो सबसे पहले इलाका जो कब्जा किया था वो बंगाल का क्षेत्र था। और बंगाल में उस समय जो बंदरगाह हुआ करता था कोलकाता। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को जो व्यापार करना पड़ता था तो मैक्सिमम, इसीलिए उन्होंने अपनी मैक्सिमम कैपिटल या फिर बैंक जो है उधर कोलकाता साइड बनाए थे। बट धीरे धीरे आज के समय आपको पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कौन हो गई, मुंबई। तो आगे जाके हमारा व्यापार भी क्या हो गया, कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हो गया। और इसी कारण 2 साल के बाद 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ स्टैब्लिश हो गया, कलकत्ता से मुंबई। और ये हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है और आज भी यही पर स्टैब्लिशमेंट है। अब आरबीआई के बारे में जानते हैं कि आरबीआई क्या है, कैसे काम करता है, और इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलती है। क्योंकि भारत का क्या है, वो सेंट्रल बैंक है। तो कहीं ना कहीं हमें समय के हिसाब से इसकी ब्रांचेस बढ़ानी थी। तो आगे जाके हमने क्या कर दिया, उसकी ब्रांचेस बढ़ाने के लिए
पहले भारत के 4 कोने में 4 लोकल बोर्ड खोले। अब ये भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे लोकल बोर्ड? तो भारत के 4 कोने में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये भारत के 4 कोने में 4 आपको लोकल बोर्ड मिलेंगे। क्योंकि मान लीजिए यदि किसी पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के किसी भी बैंक या सरकार को काम है, तो वो उतना दूर से मुंबई तो आएगा नहीं, उसे बहुत खर्चा लगेगा, इसलिए वो नियरेस्ट वाले लोकल बोर्ड से भी काम आ जाएगा। धीरे धीरे आरबीआई ने अपने ब्रांचेस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 27 क्या है उसके रीजनल, सॉरी, रीजनल ऑफिस है, 4 क्या है उसके सब ऑफिस है। तो ये उसकी क्या है ब्रांचेस है। अब जो मेन है वो है हमारा ब्रांच, वो है हेडक्वार्टर, वो मिलेगा आपको मुंबई में। तो मुंबई में क्या होती है कि इनकी मीटिंग्स होती है, क्योंकि आरबीआई को देखने के लिए, संभालने के लिए आरबीआई में एक चीज बनाई गई है, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ताकि आरबीआई में प्रॉपर रूप से इनकी मीटिंग होती हो और इनके द्वारा क्या होता है हमारे डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या नहीं लाने हैं। इसको मैं इतना रफ कर देता हूँ। अब जिस प्रकार से किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, कैपिटल का मैनेजमेंट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ना कोई आपको क्या मिलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से आरबीआई में भी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है, जो कैपिटल है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए और किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मेंबर है आरबीआई में, वो देखने मिलेंगे 21। अब देखते हैं कौन कौन है। तो हर देश के सेंट्रल बैंक में जो चलाने वाला हेड होता है उसको बोलते हैं गवर्नर। तो एक होगा गवर्नर। तो भारत के जो पहले गवर्नर हुआ करते थे 1935 में, वो थे ओसबोर्न स्मिथ। सेकंड हुआ करते थे जेम्स टेलर। तो ये दोनों क्या थे, ब्रिटिश थे। तो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर है वो है हमारे सीडी देशमुख जी। तो अभी जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है 25th नंबर के, वो है शक्ति कांत दास जी। तो ये भारत के क्या है 25th नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है और समय के हिसाब से सरकार क्या करती है, इन्हें एक्सटेंड भी कर देती है। तो दिसंबर 2018 में अपॉइंटमेंट हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे उनको 3 साल के बाद और उनका एक्सटेंड किया गया। अब देखते सरकार की मर्जी के ऊपर होती है, बिकॉज सरकार क्या करती है, गवर्नर डिप्टी गवर्नर का अपॉइंटमेंट करती है। और चूंकि हमारी आरबीआई है वो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितनी भी बड़ी संस्था होती है वो कोई ना कोई क्या होती है, मंत्रालय के अंदर आती है। उसी प्रकार से हमारा आरबीआई भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब हाल ही अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है माननीय निर्मला सीतारमण जी। वो हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री है। अब इनको हेल्प करने के लिए क्या किया गया है, 4 डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए। 4 डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं, कौन कौन? एक तो है माइकल पात्रा, दूसरा है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, और अभी जो नए बने हैं जानकी रमन जी। तो ये नए बने हैं हमारे 4। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। उसके बाद जो 4 आते हैं वो हमारा जो लोकल बोर्ड है उनके जो हेड होते हैं वो यहाँ से आते हैं। 2 कहाँ से आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। और 10 कहाँ से आते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है। चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, कोई इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट होगा, किसी प्रकार से। तो क्या करती है सरकार, हर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से जिनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ताकि वो भी अपना एडवाइस या सजेशन दे सके, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है 10 लोगों को। कोई मिनिस्टर मिनिस्टर इसमें नहीं होता। और इसमें टोटल कितने मिलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21। तो यदि एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे 21। समटाइम्स एग्जाम में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने लोगों को अपॉइंटमेंट करती है, तो वो है 10। तो इतने लोग मिलके आरबीआई चलाने में हेल्प करते हैं।
अब आरबीआई का जो बनाया गया था वो मेन फंक्शन क्या था? हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि भाई इससे पहले के आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो 24 नंबर के हुआ करते थे उर्जित पटेल, उससे पहले रघुराम राजन जी हुआ करते थे। हाँ, इनका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या क्या हो सकता है, किस लिए आरबीआई को बनाया गया है? तो हमको पता होना चाहिए कि आरबीआई को जो बनाया गया था वो बनाया गया था कि हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट कर सके। तो भारत की जो इकोनॉमी होती है, चाहे वो नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेड, शेयर मार्केट, बैंकों को रेगुलेट करना, तो जो हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है? आरबीआई। अब 2020 में जब कोरोना आया था तो दुनिया भर की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जीडीपी डाउन हो गई और अभी भी ग्रोथ नहीं कर रही है। बट हमारी आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने मिले, बट स्टिल हम लोग क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है। सेकंड क्या होता है? बैंकर्स बैंकर। तो भारत में किसी भी कंपनी को बैंक के लिए स्टेटस लेना है या फिर लाइसेंस लेना है तो उसके पास परमिशन लेना पड़ेगा आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करेगी कि वो कंपनी को बैंक का स्टेटस दिया जाए या ना दिया जाए या बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसे आगे जाके भी आरबीआई की हर टर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आरबीआई सोच समझकर बैंकों को लाइसेंस दे, क्योंकि यदि वो बैंक करप्ट हो जाती है, अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाती, तो इससे पूरे देश में लोगों का जो ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम से हट सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला लेती है। आगे हम जानेंगे कि पहले कौन कौन से स्टेटस में कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक हुआ करते थे और आरबीआई ने आगे जाके उन्हें हटा दिया। थर्ड इज थर्ड होता है गवर्नमेंट्स बैंक। जिस प्रकार से हमारा अलग अलग बैंकों में अकाउंट होता है, हमें बेनिफिट मिलता है, हमारी सैलरी आती है, पैसा डेबिट और क्रेडिट होता है, सेम उसी प्रकार से सरकार का भी क्या होता है? एक अकाउंट होता है। तो सरकार का एक अकाउंट होता है, कंसोलिडेट फंड होता है जो आरबीआई के पास मेंटेनेंस होता है और आरबीआई ही पूरे पैसों का हिसाब किताब सरकार के थ्रू करता है। तो ये है सरकार का गवर्नमेंट बैंक। नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत में जो नोट छापने की जो ऑथराइजेशन है वो किसके पास है? आरबीआई। भारत में आरबीआई के अलावा कोई और नोट नहीं जारी कर सकता है, इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत में आरबीआई की क्या है? मोनोपोली है, जहां पर वो नोट छाप सकता है। तो नोट छापता है, कहाँ कहाँ पर छपता है ये भी थोड़ी देर बाद जानेंगे। फिफ्थ नंबर में होता है कि हमारे भारत में मॉनेटरी पॉलिसी, आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर। तो आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है ताकि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है रिजर्व फॉरेन करेंसी। तो देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी। बिकॉज जितने हमारे पास फॉरेन करेंसी होगा उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो देश में महंगाई भी नहीं होगी, नेशनल इनकम भी बढ़ते रहेगा। तो जिस देश के पास फॉरेन रिजर्व करेंसी ज्यादा होगा वो बहुत फायदे में होगा। साथ में जो सरकार आरबीआई होती है वो गोल्ड के रूप में भी रिजर्व रखती है, और जो डॉलर, पाउंड, येन, रुपीज, जो 5 हार्ड करेंसी है, उसके अलावा अलग अलग फॉरेन करेंसी में रखती है ताकि हमें व्यापार करने में आसानी हो सके। और जिस प्रकार से माँ बाप अपने बेटों को बचाते हैं किसी भी मुसीबत से, उसी प्रकार से बैंकों को बचाने का काम किसका रहता है? आरबीआई। तो यदि कोई बैंक संकट में है, डूबने की कगार में है और सरकार उसको हेल्प नहीं कर पा रही है, तो आरबीआई उसे जरूर चाहेगा कि उसको डूबने से बचाया जाए, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा है कि आरबीआई का काम है लोगों का ट्रस्ट बनाए रखना बैंकिंग सिस्टम से। यदि लोग पैसा डिपॉजिट करना बंद कर देंगे तो सरकार या बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो इसका नुकसान क्या होगा? लोन देने में। यदि लोन नहीं दे पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर सर्विस कंपनी कम स्टैब्लिश होगी,
या जो भी सर्विसेज कंपनी या फिर अलग अलग। और उससे क्या होगा, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है और नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब लैंडर ऑफ रिजॉर्ट के बारे में आपने सुना होगा, 2004 में स्टैब्लिश यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ये अच्छा काम कर रही थी, बट 2020 कोरोना के समय ही इस बैंक में पैसों की कमी हो गई थी। तो इसने अपने कर्मचारियों से या एम्प्लॉय से बोल दिया था कि, या कस्टमर से, कि कोई भी एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं निकाल सकता। तो इसलिए आगे जाके इसको एसबीआई और आरबीआई ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया और वापस यस बैंक अपनी ट्रैक में लौटाया। तो ये क्या है, आरबीआई का क्या है, मेन फंक्शन है। और अपन ने लिख लिया अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये इतने सारे काम है। तो इकोनॉमी को रेगुलेट करना, बैंकों को लाइसेंस और समय समय पर उनके लिए गाइडलाइंस बनाना, नियम कानून बनाना, पेनाल्टी भी देखते रहना। सरकार का अकाउंट होता है, सरकार जब भी एमओयू साबित करती है या कहीं से लोन लिए है तो आरबीआई इसको देखता है। हाँ, अब देखते हैं कि भारत में नोट छापने की मशीन कहाँ कहाँ पर है। हम्म, अब भारत में 4 जगह नोट छापे जाते हैं। कहाँ कहाँ पर 4 जगह है, इसको अपन ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अपन ने ट्रिक बनाया है, एम एस धोनी, सबने नाम तो सुना होगा। एम से हम आ जाएंगे मुंबई, सॉरी मुंबई नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। एम से आ जाएगा हमारा मैसूर, मैसूर कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटक में। एस से आ जाएगा हमारा सालबोनी, सालबोनी कहाँ मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल। डी से क्या आ जाएगा हमारा देवास, देवास कहाँ पर है ना, एमपी। और एन से आ जाएगा नासिक, नासिक को बनाया गया था 1928 महाराष्ट्र में। तो ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रेस कहलाता है। और जहां तक बात करें हम लोग देवास की, देवास में बनाया गया था 1975 में, और इन दोनों को बनाया गया था 1996 में। ओके। तो भारत में कोई पूछे कि नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ मिलेगी, तो आप लोग बोल सकते हो एम एस धोनी से। और ये आपके क्या मिलेंगे, 4 जगह। अब कुछ नोट से संबंधित फैक्ट जानते हैं क्या। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हमारे भारत में गांधी जी की फोटो थी क्या नोट में, नहीं। पहले हमारे नोट में 4 सिंबल, जो लायन का है, जो हमारा नेशनल सिंबल है, सारनाथ से हमने जो लिया है, वो जो 4 लायन होता है उसका सिंबल हुआ करता था। सबसे पहले 500 रुपए के नोट में गांधी जी की फोटो आई 1986 में। और उसके बाद 1996 से ही अब हर फोटो में गांधी जी की फोटो देखने मिलती है। क्या आरबीआई के पास कोई ऑथोराइज है कि वो कितने भी लाख करोड़ का नोट छाप सकता है क्या, नहीं। आरबीआई के पास क्या एक लिमिटेशन है कि आरबीआई केवल 10,000 का ही मैक्सिमम डिनोमिनेशन नोट रख सकता है। इसका मतलब होता है किसी भी नोट में 10,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते। क्या कभी भारत में 10,000 का नोट छपा है क्या, नहीं। मोरारजी देसाई की सरकार में 5,000 का नोट छपा था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना बड़ा नोट छपेगा उतना महंगाई या करप्शन होने का चांस रहता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे भारत में 2016 में नोटबंदी हुई थी। उससे पहले 1,000 रुपए का नोट सबसे बड़ा था, 500 के नोट थे, 100 के, 50, 20, 10 के। पहले के जमाने में 5 रुपए के भी नोट थे, अभी मिलेंगे 1 रुपए, 2 रुपए। बट उसकी कॉस्टिंग महंगी हो गई। अब सरकार ने 1,000 और 500 के नोट बंद करने के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए हमने 2,000 के भी नोट छापे थे। बट इस साल सरकार ने क्या बोल दिया, सितंबर, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया दिसंबर तक, कि आप 2,000 के नोट वापस बैंकों को दे दीजिए। अब इसको हम बंद करने हैं छापने की। तो हम लोग तो पिछले साल से छापना बंद कर दिए थे, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा नोट क्या है, 500 रुपया का है। सरकार का मकसद क्या है कि हम चाहते हैं कैशलेस लिया जाए और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा जाए, इसलिए बड़े बड़े नोट नहीं छाप रहे, क्योंकि जितने बड़े नोट रहेंगे उतना करप्शन होने का चांस रहता है, फिर आजकल चिल्लर का भी प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कोई भी अमाउंट लिखने के बाद इस प्रकार से आर एस या ऐसे लिखते हैं, जिस प्रकार से
डॉलर इंटरनेशनल बना है, यूरोज बना है, तो हमने अपनी करेंसी को इंटरनेशनल बनाने के लिए ये सिंबल दिया है। तो आप लोग भी एक काम करिएगा कि कोई भी अमाउंट लिखने से पहले ये सिंबल बनाइए। ये सिंबल 2010 में उदय कुमार जी ने दिया था। ओके, तो ये सिंबल हमारे काम का है। तो भारत में 10,000 तक का ही नोट छाप सकते हैं, बट जितना ज्यादा नोट छपेगा तो महंगाई मिलेगी। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 रुपीज नोट है। फिर उसके बाद 200 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, 50, 20, 10, 5। बट एक चीज नोटिस करिएगा, इन जितने भी नोट होते हैं उसमें जो साइन मिलता है वो मिलता है आरबीआई गवर्नर का, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट में। 1 रुपीज नोट में जो साइन मिलेगा वो मिलेगा फाइनेंस सेक्रेटरी का। हमेशा याद रखना कि 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा छपे जाते हैं। इसलिए आरबीआई क्या करता है, अपना गवर्नर के द्वारा साइन होता है। बट 1 रुपए की नोट हो या भारत में जो सिक्के बनाए जाते हैं वो सब किसके बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसीलिए क्या देखने मिलेगा आपको, इसमें सरकार के साइन या थंब मिलेंगे। तो 1 रुपए के नोट में जो साइन रहता है वो रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी। और अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जो आज की डेट में है वो है टीवी सोमनाथन। ठीक है, वो और अपने इसरो के चेयरमैन है ना एस सोमनाथन, वो अलग है, ये अलग है, टीवीएस से याद कर सकते हैं। ओके, तो ये है भारत में नोट छापने के बारे में। हाँ, कोई पूछे क्या आरबीआई की मोनोपोली है? बिल्कुल, आरबीआई की मोनोपोली है। और जो नोट छापा जाता है उसके लिए आरबीआई के पास दो एक्ट होते हैं। एक होता है आरबीआई एक्ट 1934, और ये 35 से लेके 47 तक अंग्रेजों के हाथ में था। और जब अंग्रेज चले गए तो एक वर्ड होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब होता है कि किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी कर देना। तो जब किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी करते हैं तो वो सरकारी हो जाएगी, तो राष्ट्र की प्रॉपर्टी। तो जब राष्ट्र की प्रॉपर्टी हुई तो हमने आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया। और एक कानून लाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो मैक्सिमम आपको कानून क्या मिलेंगे, आरबीआई एक्ट 34 से और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दो महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है, एक्ट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैक्सिमम इससे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो जो 10,000 तक की जो लिमिट बताई गई है वो आरबीआई एक्ट 1934 में बताई गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं आरबीआई के बारे में। तो ये हमने अभी तक क्लास में देखा कि कब स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन से एक्ट हो गए, कितने सारे उसके ब्रांचेज है, पहले गवर्नर कौन थे, अभी कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, कितने मेंबर है, कौन सा मंत्रालय के अंदर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है, नोट कौन छापता है। और अभी हम लोग जानते हैं कि भारत में क्वाइन, तो नोट के बाद हमारा नंबर आ जाता है क्वाइन मिंट्स इन इंडिया, कि भारत में सिक्के कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। तो इसका भी ट्रिक अपने पास है, माही का हाउस नंबर क्या है। तो वहां पर एम एस धोनी से याद कर लिए थे, यहाँ पर माही का याद कर लेंगे, हाउस नंबर क्या है। तो एम से आ जाएगा मुंबई, के से आ जाएगा कोलकाता, एस से आ जाएगा हैदराबाद, एन से आ जाएगा नोएडा। तो भारत में क्या है, ये 4 जगह है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। वो सिक्के बनाने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो सभी बच्चे याद करेंगे, 1 रुपए के नोट और सिक्के आरबीआई बनाता है। तो मुंबई को बनाया गया था 1830 में, तो सबसे पुराना कॉइन मिंट्स बोल सकते हो। कोलकाता को अभी हाल ही में 1950, हैदराबाद 1903, नोएडा 1989। सबसे लेटेस्ट है नोएडा। तो आज आपको सिक्के मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार से नोट
हम लोग मैक्सिमम 10,000 तक का ही छाप सकते हैं। तो कॉइन की बात करें तो कॉइन भी हमारे पास क्या है, 1,000 से ऊपर का कॉइन नहीं बना सकते। आज की डेट में हमें क्या मिलेगा, 20 रुपए का कॉइन सबसे बड़ा देखने मिलेगा। तो पहले 10 रुपए के कॉइन आते थे, अभी भी आते हैं। 5 के कॉइन, 1 रुपए के कॉइन, दो, पहले 25 पैसा 50 पैसा के भी कॉइन होते थे। बट आपको पता है कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उनको बनाने की लागत क्षमता होती है, वो महंगी होती है, इसलिए धीरे धीरे वो पुराने सिक्के बनाना बंद कर दिए। तो यहाँ पर भी एक कानून बनेगा, उस कानून को बोलते हैं क्वाइनेज एक्ट 2011। इसके तहत भारत में सरकार कानून के तहत सिक्के ढालती है। हाँ, कभी कभार आपने जरूर सुना होगा कि 100 रुपए के सिक्के, 50 के सिक्के, 250 के सिक्के, 200 के सिक्के सरकार बनाती तो है, बट उसको केवल मेमोरी के रूप में बनाया जाता है, उसको मार्केट में रिलीज नहीं होते। कि मान लो किसी की जयंती है, एनिवर्सरी है, तो उसके बेस पे सरकार कभी कभार जाती है। पर जो अभी जो सबसे बड़ा सिक्का है वो है 20 रुपया, ये मार्केट में मिलेगा। सेम, जितना बड़ा सिक्का होगा तो वहां करप्शन करना क्या हो जाता है, हमें आसान हो जाता है। तो ये भारत में क्या है, अलग अलग जगह जहां नोट और कॉइन बनाए जाते हैं। ये सबको मैंने बता दिया है, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं आरबीआई के क्या क्या काम हैं। तो यहाँ तक सबको उम्मीद है कि समझ में आया है। तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है। हम्म। तो अपन ने काम देख लिया। उसके बाद क्या आरबीआई के पास कितना पैसा होता होगा, मिनिमम रिजर्व, कि मान लो मुसीबत में आरबीआई को अपने पास कितना पैसा रखना पड़ता होगा। तो एक एक्ट है, उसके तहत हमें आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ का तो बैलेंस होना ही चाहिए। ये बहुत पुराना कानून था, 1957 में। पहले हम लोग गोल्ड के बेस पे आरबीआई के पास पैसा रखते थे, कि जितना गोल्ड होगा उसके बेस पे। तो आज के जमाने में 200 करोड़ तो बहुत छोटा होता है। तो आज के आप आरबीआई की वेबसाइट में जाओगे तो वहां पर आपको 2 से लेके 3 लाख करोड़ तक अप्रोक्सीमेटली इतना आपको मिनिमम रिजर्व मिलेगा। बट ये मिनिमम रिजर्व ये इसने अपनी इंडियन करेंसी में नहीं रखते। इसको मिनिमम रिजर्व को रखना होता है तो हम लोग गोल्ड में रखते हैं, और दूसरा होता है फॉरेन करेंसी। जैसे ये 200 करोड़ के लिए बोला गया था कि 85 करोड़ होना चाहिए हमारा फॉरेन करेंसी में, और 115 करोड़ होना चाहिए था हमारा गोल्ड में। तो आप इसके हिसाब से हमने 60-40 के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से गोल्ड और फॉरेन करेंसी रखते हैं। क्योंकि गोल्ड और फॉरेन करेंसी की वैल्यू हमें बहुत काम आती है। भले ही कल के समय हमारे देश में नोट की वैल्यू जीरो हो जाए, बंद हो जाए, तो हम जो मिनिमम रिजर्व रखे तो वो काम का नहीं होगा। बट गोल्ड की वैल्यू भारत में भी कुछ और है, और दुनिया के भी किसी देश में लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू आपको जरूर देखने मिलेगी। सेम होता है फॉरेन करेंसी की बात करते हैं। तो फॉरेन करेंसी के साथ भी ऐसा ही होता है, कि जो हम लोग डॉलर, पाउंड, येन होते हैं वो हमको देखने मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉरेन करेंसी। तो मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ रुपीस, गोल्ड और फॉरेन करेंसी। तो ये इतना होना चाहिए। तो आज के समय में इतना देखने मिलेगा, इसके अप्रोक्सीमेशन। तो ये है आरबीआई के बारे में। तो कुछ उसमें फैक्चुअल बातें भी होती है, कि जब आरबीआई बना तब कितने करोड़ कैपिटल से बना था। तो जब आरबीआई को बनाया गया था 5 करोड़ कैपिटल के साथ। तो आरबीआई आज जितना भी पैसा कमाएगी उसमें से 92 से लेके 94% तक अपना प्रॉफिट का पैसा किसके पास दे देगी, सरकार के पास। बचा हुआ रेस्ट हुआ अमाउंट अपने एक कंटेंजेंसी फंड में जमा करती है, जहां पर वो इमरजेंसी के लिए जो पैसा काम आता है उसको यूज करती है, जैसे लॉकडाउन में आरबीआई ने किया था।
कभी कभार सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई को एक्स्ट्रा नोट भी छापने पड़ते हैं, जिसको डेफिसिट मैनेजमेंट बोलते हैं। वो थोड़ा सा नुकसान करता है, क्योंकि ज्यादा नोट मार्केट में रहेंगे तो महंगाई बढ़ने का चांस रहते हैं, और आरबीआई को ही काम दिया गया है कि भाई महंगाई को कंट्रोल करके रखा जाए। ओके। हाँ, एक चीज और है, क्या भारत में कोई आज तक प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर या कोई गवर्नर प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो बिल्कुल हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के इकलौते ऐसे आरबीआई गवर्नर थे जो आगे जाके क्या बने, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने 2004 से लेके 14 तक। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। हर संस्था का एक वित्तीय वर्ष होता है जहां पर वो बैलेंस शीट निकालने में कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1934 से लेके स्टिल मई 2021 तक इसका फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था, 1 जुलाई से 30 जून तक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और अधिकांश संस्थाओं का भी यही फाइनेंशियल ईयर है। बट चाहे सभी सरकारी बैंक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन बैंक हो, संस्था हो, इनका ये रहता था। अब ये लोग क्या करते थे, अपना जो भी बैलेंस शीट है या जो भी हिसाब किताब है उसको आरबीआई के पास देते थे, और आरबीआई को एग्जामिन करने में 2-3 महीने का समय लगता था। इसीलिए आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर आपको सबसे अलग देखने मिलता था। बट आजकल आपको पता है कि कैलकुलेशन कितना आसान हो गया है, सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, इसीलिए मई 2021 में आरबीआई ने, सॉरी, सरकार ने आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया। तो आज के समय में मैक्सिमम जो फाइनेंशियल ईयर देखने मिलेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लास्ट, आरबीआई दो देशों का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है, पाकिस्तान एंड म्यांमार। तो चूंकि आपको पता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आया करता था, तो चूंकि पाकिस्तान का तो वो 1948 तक हमारा क्या बना है, आरबीआई वहां का गवर्नर बना है, और म्यांमार का अप्रैल 1947 तक बना है। तो वहां जून 1948 और यहाँ अप्रैल 1947, तो दो देशों का क्या बना है, आरबीआई वहां का सेंट्रल बैंक बना है। तो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को हम लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चाइना के सेंट्रल बैंक को हम लोग बोलते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और दुनिया में किसी देश का सेंट्रल बैंक फेमस है तो वो है यूएसए, जिसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम। बिकॉज ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करने वाली है कैसे नहीं। यदि यहाँ पर पैसे की कमी होगी तो दुनिया पर भी क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट देखने मिल सकता है। इसीलिए आरबीआई और दुनिया की अलग अलग संस्थाएं इनके साथ मिलके, मतलब फेडरल रिजर्व सिस्टम के साथ मिलके काम करती है, क्योंकि यहाँ पर यदि मॉनेटरी पॉलिसी कम ज्यादा होती है तो महंगाई हमें देखने मिलती है। तो पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में विपत्ति आई है, संकट आया था, चाहे 2008 का रिसेशन हो या अभी 2020 का कोरोना हो। तो ऐसे में दुनिया की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सेंट्रल बैंक का काम। यदि सेंट्रल बैंक अच्छे से काम करेगी, अपने बाकी बैंकिंग स्ट्रक्चर को बराबर बनाए रखेगी, तो उससे ये फायदा हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी और अच्छी जाए। ठीक है, इन सब का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ थे हम लोग आरबीआई के बारे में। तो चूंकि आरबीआई की हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित क्या होती है, मीटिंग होती है, सालाना एनुअल मीटिंग होती है, इसका भी एग्जाम होता है।
तो जो हमारी रिपोर्ट आती है एनुअली रिपोर्ट, उसको अच्छे से पढ़ लेने का है। और हाल फिलहाल में आरबीआई ने किस बैंक में कितना पेनाल्टी लगाया, किस में क्या दिया लाइसेंस, ये सब हमें करंट अफेयर में मिलते रहेगा। तो हमारी भारत की जो बैकबोन है वो कौन है, आपको आरबीआई है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हिल्टन यंग कमीशन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, उसके बाद 34 का आरबीआई एक्ट, फिर 1 अप्रैल 1935 इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर हुआ है हमारा स्टार्टिंग में कलकत्ता, 2 साल बाद क्या हुआ, मुंबई। 5 करोड़ कैपिटल से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज कर दिया 1 जनवरी 1949 को, और एक एक्ट लाया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद अपन ने देख लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पर लोकल बोर्ड देखने मिले। फिर उसके पहले आरबीआई गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, सेकंड आरबीआई गवर्नर जेम्स टेलर, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 21 देखने मिले। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद हमने देखा था कि उसके मेन फंक्शन क्या है, आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से उसके काम डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एम एस धोनी को कि भारत में नोट कहाँ छापे जाते हैं, कॉइन के बारे में देख लिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, और जाना कि भाई हमारे भारत के पहले जो आरबीआई गवर्नर जो आगे जाके क्या बने, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। और कुछ फैक्ट जाना था कि म्यांमार और पाकिस्तान। तो इतनी सारी हमने बेसिक जानकारी ले ली आरबीआई के बारे में। अब ये था हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जो आने वाले क्या करता है, कंपनियों को लाइसेंस देने का काम करता है कि तुम्हें क्या रोल दिया जाए। तो अगला हमारा जो टाइप्स ऑफ बैंक में जो सेकंड मिलेगा वो है कमर्शियल बैंक, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा, वो कमर्शियल बैंक है, और ये देश का सेंट्रल बैंक था जो आरबीआई, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक को बनाने का मकसद क्या था। पहले तो बात है कि हम बैंकिंग सिस्टम में बैंक जो लाए है उसका रोल क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो है, बट उसको लाने का मकसद क्या था। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक ट्रेडर्स है, इसको व्यापार करना है भारत से इंग्लैंड। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब अपन ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया 1770 में, उस जमाने में जहाज बहुत छोटे हुआ करते थे। तो जहाज छोटे होंगे और स्लो होंगे तो उन्हें बंगाल से इंग्लैंड पहुंचने में 8 महीना 10 महीना 1 साल का समय लगता था। और कोई व्यापारियों ने अपना जो सामान भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, उसको वापस वहां सामान पहुंचने में, उसको प्रॉफिट होने में और उसे मुनाफा कमाने में 1.5 2 साल का समय लग जाता था। तो ऐसे में इस व्यापारियों को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई। और चूंकि यूरोप में ऑर्गेनाइज फॉर्म में बैंक आ चुके थे, तो भारत में भी क्या हुआ, एक ऐसे संस्था की रिक्वायरमेंट हुई जहां पर जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैसा अपना इस संस्था में पैसा डिपॉजिट करेंगे, उनको कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, और जिनको लोन चाहिए उनको हम लोन देंगे ज्यादा परसेंटेज पे। मान लीजिए इनको डिपॉजिट करने दिया 3 से 4% और इनको लोन दे दिया हमने 8 से 10%। तो बीच का जो मुनाफा कमाएगी वही कमाएगी हमारी बैंक। तो बैंक क्या थी, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थी, जहां पर हमने बैंक इसलिए बनाए कि जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैसा अपना इस संस्था में जमा करे, और जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको हाई परसेंट पे लोन मिल जाए, और बीच का मुनाफा जो कमाती है वो है बैंक। तो कमर्शियल बैंक नाम से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे केवल कॉमर्स मतलब लेन देन के लिए बनाया गया था, डिपॉजिट और लोन देने के लिए। तो स्टार्टिंग में इसके
जब इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी तो फिर सेविंग अकाउंट सिस्टम आया, चेक सिस्टम आया, ड्राफ्ट सिस्टम हुआ करता था। तो शुरुआत में उसके ज्यादा बर्डन नहीं थे, ज्यादा काम नहीं थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट फैसिलिटी बढ़ते गया, आगे जाके 2G 3G 4G आ गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इस प्रकार से जब बैंकिंग सिस्टम बढ़ने लगे तो कमर्शियल बैंक का भी क्या हो गया, काम धीरे धीरे बढ़ता गया। तो शुरुआत में कमर्शियल बैंक का काम उतना ज्यादा नहीं था, बट धीरे आधुनिक समय में इसका काम बढ़ते गया। तो कमर्शियल बैंक को हमने क्या किया, आरबीआई ने 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। एक हम क्या बनाएंगे, सरकारी बनाएंगे। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। थर्ड इज फॉरेन बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो ऐसा बैंक जहां पर 51% से ऊपर का शेयर किसके पास हो, किसी सरकार या आरबीआई के पास हो, तो क्या कहलाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका हेडक्वार्टर भी क्या होगा, भारत में होगा। और ये जो रजिस्टर्ड करने के लिए गया होगा परमिशन लेने, वो भी किससे गया होगा, आरबीआई के पास गया होगा। तो ऐसा बैंक जिसमें 51% से ऊपर का शेयर सरकार के पास हो, हेडक्वार्टर भारत में हो, और रजिस्टर से लेने किसके पास गया, सरकार के पास या आरबीआई के पास, क्या कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक। आज के डेट में कितने पब्लिक सेक्टर है, 12। 11 जो होते हैं उसका एग्जाम जो लिया जाता है वो लिया जाता है आईबीपीएस के द्वारा, और एक होता है हमारा एसबीआई जो अपना एग्जाम खुद अलग लेता है। तो इस प्रकार से कितने मिलेंगे आपको, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक देखने मिलेंगे। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में क्या हुआ था, नेशनलाइज हुआ था। और ये है, इसकी जो कैपिटल है 50 लाख करोड़ के आसपास। तो बहुत बड़ा सरकारी बैंक है हमारे भारत का, सरकार की मैक्सिमम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में और लोन देने में हमारा काम आता है। तो एसबीआई क्या है, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। दूसरे नंबर का है वो है पंजाब नेशनल बैंक। उसकी जो कैपिटल है अराउंड 18 लाख करोड़ के आसपास मिलेगी। अब आते हैं दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट में क्या होता है, 51% से ऊपर का शेयर किसके पास है, प्राइवेट पर्सन के पास है। हेडक्वार्टर और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ होगा, भारत में, हेडक्वार्टर भारत में, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आरबीआई। तो आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं, तो 12 का उल्टा कर दीजिए, कितना, 21। सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो है एचडीएफसी। तो ये आपको देखने मिलेगा एचडीएफसी 8 लाख करोड़ के साथ। तो ये आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। तो सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में ये सबसे बड़ा अंतर देखने मिलेगा कि दोनों का हेडक्वार्टर भारत में है, बट दोनों काम करने का तरीका अलग। क्योंकि सरकारी बैंक क्या होती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, बट जो प्राइवेट बैंक होती है वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें सरकारी बैंक पे फोकस करना चाहिए। सरकारी बैंक में आजकल एक कंसेप्ट जरूर आता है कि सरकार इनका क्या कर ले, मर्जर कर देती है या प्राइवेटाइज कर देती है। तो कहीं ना कहीं इस पब्लिक सेक्टर बैंक में यही प्रॉब्लम होगी कि थोड़ी सी करप्शन देखने मिल सकता होगा, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं काम को लेके देरी। और प्राइवेट में क्या होता है, काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा दे होती है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि सरकारी बैंक में धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। जो बायोमेट्रिक होता है कि टाइम पे पहुंचे कि नहीं, पंचुअलिटी का उसका काम हो। और फीडबैक सिस्टम जो धीरे धीरे अलग अलग सरकारी बैंकों में देखने मिल रहा है, और वो फायदा भी देखने मिल रहा है। लास्ट है फॉरेन बैंक।
तो फॉरेन बैंक में ये होता है कि इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो हमारे भारत में नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी हमारे भारत में नहीं होगा, बट उनकी क्या होती है, ब्रांचेस हमें भारत में देखने मिलती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो भारत में जो सबसे बड़ा फॉरेन बैंक है वो कौन सा है देखते हैं। तो आज के समय में टोटल कितने हैं, 45। और सबसे बड़ा जो है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, तो ये आपको मिलेगा सबसे बड़ा फॉरेन बैंक। किस कंट्री का बैंक है, तो ऑफ कोर्स क्या बोलोगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो आज के समय में आपको कितने मिलेंगे, तीन कमर्शियल बैंक मिलेंगे टाइप्स ऑफ में। कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर कितने हैं, 12, प्राइवेट सेक्टर उसका उल्टा कर लेंगे 21, और फॉरेन बैंक कितने हैं, 45, जिनका हेडक्वार्टर क्या होगा, अपने देश में होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक सेक्टर सरकार के लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल देते हैं। हाल ही में सरकार ने बताया कि उनकी स्कीम थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहां पर 2014 में सरकार ने इसे लाया था, जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं, जहां पर किसी भी कस्टमर को अकाउंट खोलने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जनधन योजना के तहत अभी तक अराउंड 45 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार की। इतना तो किसी देश की पॉपुलेशन देखने नहीं मिलती, चाइना के बाद इतना हमने लोगों के अकाउंट खोले। बट उसमें से अराउंड 41 करोड़ केवल सरकारी बैंकों में खोले गए, केवल 4 करोड़ मात्र ही प्राइवेट बैंक में खोले, अराउंड समथिंग लगभग। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सरकारी बैंक क्या होती है, लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करती है। और लोगों का भरोसा भी सरकारी बैंकों में ज्यादा देखने मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एफडी होता है। तो जो लोग भरोसा करके सरकारी बैंकों में अपना एफडी जमा करते हैं या फिर सेविंग अकाउंट, मैक्सिमम खोलने मिलता होगा आपको सरकारी में। प्राइवेट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, थोड़ी सर्विस अच्छी मिलती है, तो वहां पर करंट अकाउंट ज्यादा खुलते होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में नहीं खुलते होंगे, दोनों में होता है, वाइस वर्सा होता है, लेकिन मैंने कहा ज्यादा हो सकते हैं, सर्विसेज के ऊपर होती है। तो लोगों का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, देश में सरकारी बैंक चाहिए। अब सरकार आगे जाके देखती है कि कितने बैंकों को नेशनल प्राइवेटाइज करती है, कितने बैंकों को मर्जर करती है। तो उम्मीद तो अभी कम है, लेट्स सी। तो ये थे हमारा जो सेकंड टाइप था वो था कमर्शियल बैंक। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक को क्या करता है, आरबीआई परमिशन देता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होने चाहिए 500 करोड़ अराउंड। और बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऐसा कहा जाता है कि फादर ऑफ कमर्शियल बैंक है। उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं, आजकल यूपीआई की फैसिलिटी भी आ गई, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, उसका भी कंप्लेन देखना है, पैसा रिटर्न करना है। तो कमर्शियल बैंक की धीरे धीरे फंक्शन बढ़ते जा रहे हैं, काम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तीन प्रकार का मिलेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, और थर्ड है फॉरेन बैंक। सबसे बड़ा कौन सा है, एसबीआई क्या है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, टोटल 12। प्राइवेट कितने हैं, 12 का उल्टा कर दो 21, एचडीएफसी। और नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बैंक, 45 है। सबसे बड़ा कौन सा है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। ये उसकी कुछ फोटो देख सकते हो। हाँ, थर्ड नंबर का है वो है हमारा डेवलपमेंट बैंक। तो नाम से लग रहा है कि ये डेवलपमेंट बैंक विकास के लिए बनाए गए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखना था कि देश का डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि उस समय हमारे भारत की स्थिति बहुत खराब थी। 1947 में हमारे भारत में 9% लोग ही पढ़े लिखे थे, और उस समय हमारी पॉपुलेशन 40 से 45 करोड़ हुआ करती थी अराउंड। एजुकेशन कम था, बेरोजगारी ज्यादा थी, गरीबी भी देखने मिल रही थी।
तो कहीं ना कहीं देश को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे उतने थे नहीं हमारे पास। और अब किस सेक्टर पे ध्यान दे समझ नहीं आया, क्योंकि भारत में उस समय मुश्किल से प्राइमरी सेक्टर और सेकंड क्या था, सेकेंडरी सेक्टर। तो हमने सोचा कि प्राइमरी सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना आसान तो है, बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हम लोग नेचर पे डिपेंड होते हैं। नेचर डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन हो पाएगा, कितना नहीं हो गया। यदि बरसात ज्यादा हो गई तो अच्छी बात है, यदि कम पड़ गई तो सूखा भी हो सकता है। और सेकंड चीज होता है कि कहीं ना कहीं हमें अभी कंटिन्यूटी चाहिए थी कि देश का डेवलपमेंट कंटिन्यू हो सके। इसके लिए इसके लिए हमने सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दिया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर, इस पे। तो अब सबसे बड़ा सोर्स होता है कि भाई किसी भी जगह प्रोडक्शन करने के लिए उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो इसके लिए हमारे आसपास जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और बाकी भारत के अलग अलग जगह भी क्या मिल सकते हैं, कोयला हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या रॉ मटेरियल मिल सकते हैं। तो चूंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने क्या खोला, डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक खोला। और जो पहला डेवलपमेंट बैंक देखने मिला वो है आईएफसीआई। आईएफसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1948 और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि भारत का जो पहला डेवलपमेंट बैंक था वो कहीं ना कहीं आजादी के 1 साल के अंदर ही हमको ओपन करना पड़ा, या अपन ने ओपन कर लिया। क्योंकि मेन मकसद था कि जितना ज्यादा हो सके हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर को लगाने में या प्लान करने में या इस्टेब्लिश करने में हम बड़े बड़े लोगों की या सरकार की हेल्प कर सके। उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कैपिटल की बात हो या बात करें रॉ मटेरियल या फिर एम्प्लॉय की बात हो, उसे आसानी से अवेलेबल कर सके और गाइडेंस प्रोवाइड करना। इसी का मद्देनजर आगे अपन सुनेंगे भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला, दुर्गापुर और भारत के अलग अलग जगहों में स्टैब्लिश किए गए। अब इससे फायदा क्या हो सकता है कि एक तो पहली बात तो लार्ज नंबर में हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट देखने मिलेगा। और उस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था और उसी के कारण क्या थी, गरीबी थी। तो और इससे देश का डेवलपमेंट भी रुका हुआ था। तो इसीलिए हमने आईएफसीआई बैंक खोले ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को खोलेंगे भारत के अलग अलग कोने में। तो उससे क्या हो सकता है, लार्ज नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनके हाथ में सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो कहीं ना कहीं पोवर्टी भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और इसी से तो हम अपने देश में एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय तो केवल 9% एजुकेशन हुआ करता था। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतना ध्यान दिया और ना ही हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज पे। हमारा ध्यान था बट कम था, हमने इस सेक्टर पे पहले ध्यान दिया